बर्बाद गुलिस्ता करने को यहाँ तो हर साख पे बैठे हुए लोग, तो जिसको भी दीजिएगा वही झारखंड की लूटने की सोचता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है कि यहाँ का कोई मुख्यमंत्री आदिवासी हो। हमको लगता है कि अब राज्य मुक्ति आंदोलन में जिस प्रकार से हम लोगों को शहादत देना पड़ा, कुर्बानी देना पड़ा, उससे भी बड़ा शहादत और कुर्बानी राज्य बचाने के आंदोलन में करना पड़ेगा। अब जो अभियुक्त पकड़ाया है, जो गिरफ्तार हुआ है, वो कह रहा है सरेआम अपने मुंह से कि मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है बोलने के लिए कि ये पैसा हेमंत सोरेन जी का। हो सकता है वहां और भी कुछ खेला हो जाए। हम इस आशंका से कहां से हम लोग पार पाएंगे, क्योंकि जब कोई सेंट्रल एजेंसी के या कोई भी थाना में भी यदि कोई पकड़ाता है तो ये तो आईएएस आईपीएस लोग हैं, तो एक सिपाही भी जो करने बोलता है वो कर लेता है। मतलब क्या भयंकर एक पटकथा लिखी गई है। मैं उससे आपको आगाह करवा रहा कि तुम बोलो ये सारा पैसा है हेमंत सोरेन का, क्योंकि दीपक जी बोलते हैं कुछ आपके क्लिप से, वो सबसे पहले आप लोगों को दिखा दें। पहला क्लिप ये है, इसको थोड़ा सुनिए। केंद्र की सरकार कहते, केंद्र की सरकार ईडी है, केंद्र की सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो हमने ही ना छापा मार के उनके चेहरे को उजागर कर दिया, उनके संपत्ति को उजागर कर दिया। और कई लोग हैं। इस व्यक्ति को तो आप लोग पहचानते ही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। एक और वीडियो आप लोग के पास में आप ही लोग के माध्यम से आया था। ये दो क्लिपिंग्स आप लोगों को इसलिए दिखाने का काम किया कि डे वन से हम लोग जिन बातों को कह रहे थे, ये तथ्यों के साथ मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुलकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ईडी हमारा एजेंसी है, क्योंकि ईडी केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है कि यहाँ का कोई मुख्यमंत्री आदिवासी हो। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पूर्व में जैसे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया था, उसी तरह यहाँ कोई सामंतवादी पूंजीपति शोषक समाज के लोग इस कुर्सी पर बैठने का काम करें। आप लोगों को याद होगा कि विधानसभा की एक समिति बनी थी मनरेगा पर, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन विधायक विनोद सिंह जी थे।
उस कमेटी में दो और सदस्य थे, एक अरूप चटर्जी थे और दूसरा जनार्दन पासवान जी थे। वो लोग मनरेगा का स्थल निरीक्षण करने चतरा गए हुए थे और चतरा जाने के बाद तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल के द्वारा जो गड़बड़ झाला किया गया उस पे अपना प्रतिवेदन सौंपा था। तत्पश्चात जेवीएम के द्वारा भी कई शिकायतें की गई थी बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा, खूंटी जिला के संदर्भ में भी। तब राज्य सरकार ने 2012 में एक जांच कमेटी बनाई अर्जुन मुंडा जी ने। उस जांच कमेटी ने जांच की प्रक्रिया शुरू की और 2016 में तत्कालीन जो कार्मिक सचिव थी निधि खरे जी, उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया कि मनरेगा में भारी अनियमितता है और इस अनियमितता के लिए पूजा सिंघल जी दोषी हैं। ये रिपोर्ट जैसे ही कार्मिक विभाग से आया, क्योंकि उसी वक्त आप पुनः पीछे जाइए, यहां पर एक एग्रीकल्चर समिट हुआ था 2016 में। उस समय कृषि सचिव यही पूजा सिंघल जी थी। उसमें भी कई गड़बड़ झाला हुआ था, तो वो गड़बड़ झाला भी सामने ना आ पाए तो एक विशेष कमेटी बनाया गया तत्कालीन अपर मुख्य सचिव एपी सिंह के नेतृत्व में, जिसका कागज कल हम लोगों ने आपको सौंपा है। उस जांच कमेटी ने उनको दोषमुक्त करार दिया और तत्पश्चात रघुवर जी की सरकार ने उन्हें प्रोन्नति दी। इस बीच का एक डेवलपमेंट था, 2014 में हाईकोर्ट ने जो पीआईएल दर्ज था वहां पर यही मनरेगा के मामले में ईडी को रेफर किया था कि आप इस मामले में अनुसंधान करें, और उसी अनुसंधान के क्रम में जो परसों यहां पर छापा पड़ा, जो कल तक जारी रहा, कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ नगद पैसे प्राप्त हुए, कुछ तो मैं गलत शब्द बोल गया, बड़ी मात्रा में। वो सभी चीजें सामने आई तथ्यों के साथ। अब जब सारा खेल एक्सपोज होने लगा, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया बवंडर खड़ा किया कि ये मूर्खों की जमात, आदिवासी और मूलवासी, इसको कैसे इतना हिम्मत हो जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की मुख्यमंत्री रहे हुए लोग पर उंगली उठाएं, उनको जांच के दायरे में लाएं। इसी मंशा से उस दिन सुबह से परसों और आज तक इसे नया नामांकन किया गया। मैं तो 2013 और 14 में जो हेमंत सोरेन की सरकार चली, आज खुली चुनौती देता हूं, उस 15 महीने के कालखंड में
और इस 28 महीने के कालखंड में एक भी यदि वित्तीय अनियमितता हुई तो उसको उजागर करें। लेकिन जब लोग समझ गए कि चीजें एसीबी के पास से, चीजें हाईकोर्ट से ईडी के तरफ जा सकती है, तो ये संपूर्ण साजिश को रचा गया कि इस सरकार को अस्थिर कैसे किया जाए। देश के बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ जो निर्वाचन आयोग के भी सलाहकार रहे, उन्होंने भी कहा कि 9A का प्रावधान किसी को डिस्क्वालीफाई होने के लिए जो है, उस पे हेमंत सोरेन जी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, क्योंकि कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर आप कुछ तो कर नहीं सकते, तो एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर क्रिएट करो ताकि ब्यूरोक्रेसी में यह खलबली मचे, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान आ रहा है मीडिया के माध्यम से, कि राज्य सरकार अस्थिर है, कभी भी कुछ हो सकता है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जो कभी कोई सीरियस नहीं लेता था, यकीन मानिए अब राष्ट्रीय चैनल भी हमसे बात करते हैं। मैं चैनलों का विशेष नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब उनको भी लगने लग गया कि दिल्ली में जो कहानी गढ़ा जा रहा है, जो बैलून फुलाया जा रहा है, वो रांची आते आते फुस हो जा रहा है। कोई चीजें टिक ही नहीं रही। मैं जब दिल्ली में था तो कई हमारे मित्र पूछते थे कि तुम लोग का सरकार रहेगा। हम पूछे ये सवाल आता कहां से, जब विधानसभा में संख्या बल हमारे साथ है, हमारे पास में पुख्ता नेता है, एक अदद मंत्रिमंडल है, तो सरकार फिर से कहां से नया आएगा? क्योंकि वो लोग भी इस भ्रम में है भारतीय जनता पार्टी का, और नाहक भ्रम। अब जो अभियुक्त पकड़ाया है, जो गिरफ्तार हुआ है, वो कह रहा है सरेआम अपने मुंह से कि मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है बोलने के लिए कि ये पैसा हेमंत सोरेन जी का। उसकी स्वीकारोक्ति है, और ये मेरे सामने नहीं है, प्रेस के सामने है। आज वो हिरासत में है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं। हो सकता है वहां और भी कुछ खेला हो जाए। हम इस आशंका से कहां से हम लोग पार पाएंगे? क्योंकि जब कोई सेंट्रल एजेंसी के या कोई भी थाना में भी यदि कोई पकड़ाता है, तो ये तो आईएएस आईपीएस लोग हैं। तो एक सिपाही भी जो करने बोलता है वो कर लेता है। मतलब क्या भयंकर एक पटकथा लिखी गई है। मैं उससे आपको आगाह करवा रहा कि तुम बोलो ये सारा पैसा हेमंत सोरेन का, क्योंकि दीपक जी बोलते हैं कि केंद्र हमारा है, भाजपा हमारा है, ईडी हमारी है, सीबीआई हमारा है, आईटी हमारा है, एनआईए हमारा है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे।
हमको लगता है कि अब राज्य मुक्ति आंदोलन में जिस प्रकार से हम लोगों को शहादत देना पड़ा, कुर्बानी देना पड़ा, उससे भी बड़ा शहादत और कुर्बानी राज्य बचाने के आंदोलन में करना पड़ेगा। झारखंडियत को बचाने के लिए करना पड़ेगा। इस इलाके को लूटने से बचाने के लिए करना पड़ेगा। मोमेंटम झारखंड का कुछ हम लोग आपको दिखाए थे झलकी। आप लोगों से हमने कुछ कंपनियों का भी शेयर किया था, किस प्रकार लूट मचाई गई। कृषि समिट का भी वो एसीबी के अंदर जांच में है। इन तमाम चीजों को ढकने के लिए ये कार्रवाई हो रही है, और ये कार्रवाई एक ऐसे समय पे चुनकर हो रही है जब एक गैर आधार का मामला लोगों ने फ्रेम करके इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा है। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश से हम डरने वाले कतई नहीं हैं। केवल राज्यवासियों को आगाह करने के लिए कि हमने अपने प्रयास से पारा टीचर के आंदोलन को सुलझाने का काम किया। आने वाले दिनों में हम स्थानीयता को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, लोगों के रोजगार देने को लेकर, किसानों की ऋण माफ करने को लेकर जो योजनाएं बना रहे हैं उनको बाधित करने का, खंडित करने का ये कुचक्र किया जा रहा है। इसलिए राज्यवासियों को आगाह करने के लिए आप लोग के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि इस साजिश के खिलाफ राज्य के लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है हमारे अस्तित्व की, हमारी अधिकार के, हमारे सम्मान की। आज इतना ही कहना था। कोई प्रश्न यदि है तो वो आमंत्रित है। दादा, ये जो आप बोले कि हम लोग राज्य बचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार, क्या संकेत देना चाह रहे हैं? किस टाइप की कुर्बानी होगी? क्या गवर्नमेंट बचाने के लिए? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट बचाने के लिए नहीं, इस राज्य को लूटने से बचाने के लिए पुनः उस तरह की चुनौतियां आ रही है जिसको हमको रोकना पड़ेगा। हम लोग देख रहे हैं एक ट्रेंड सा बन गया है। अब किसी भी राज्य में आप चल जाइए, राज्य पुलिस को अब पूरी तरह से, जबकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य की सब्जेक्ट है, उसको हटाकर सेंट्रल फोर्सेस को लगाया जा रहा है। कल का एक घटना बड़ा इस संघीय, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात किए थे पिछली बार जब लोगों से मुखातिब हुए थे, और हम लोगों ने देखा कल रात को 12 बजे एक छोटा सा कार्यकर्ता का बेल के लिए रात को इमरजेंसी हाईकोर्ट बैठता है अपने घर पर। भाजपा के एक कार्यकर्ता को, जिसको पंजाब पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी, उसको हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के हवाले से जबरन छुड़वाया संगीन के नोक पर, और फिर दिल्ली पुलिस के हाथ में दिया। उस पर जब रेगुलर वारंट निकला तो रात को 12 बजे हाईकोर्ट बैठ गया। हम किस स्तर पे जा रहे हैं? ये भयावह है संघीय व्यवस्था के लिए। इसलिए मैं कहा कि ये कुर्बानी देने के लिए अब हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। दादा, आप जो कह रहे हैं कि वो मीडिया में बयान दिए आरोपी जो हैं कि भाई हमसे सीएम का नाम और पूजा सिंघल जी को फंसाने के लिए कहा जा रहा है, ये तो आप भी भली भांति जानते हैं कि उस मीडिया के बयान का कोई अर्थ नहीं होता न्यायालय में। फिर जेएमएम को ऐसा क्यों लग रहा है
इन सब षड्यंत्र के बावजूद ईडी न्यायालय में उनका बयान दिला पाने में सक्षम हो जाएगी या मुख्यमंत्री को फंसाने में सक्षम हो जाएगी? देखिए, जो कुकृत्य वो लोग कर सकते हैं उसको आगाह करने के लिए ही तो हमने आपको दिखाया। और ऐसा भी नहीं है कि मीडिया को न्याय व्यवस्था संज्ञान में नहीं लेती। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण हैं, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, चाहे वो बुलडोज़र चलाने का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया और उस पर कार्रवाई की, अपना दिशा निर्देश दिया। इसलिए पांडे जी, आप ये यदि कहते हैं तो हम लोगों को इसीलिए तो डर लगता है कहीं ये नैरेटिव प्रेस भी तो नहीं सेट कर रहा है। दूसरा में दादा, आज जो आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, बीजेपी कह रही है कि अब देखिए, कल ये बात जब सोनू जी बोले चोर मचाए शोर, तब उनके पास तो शब्द भी नहीं रह गए। मुंह तो उनका ऐसा सिल गया, अब शब्द भी हम ही लोग से लेना पड़ता। और हमने क्या कहा? हमने जनतांत्रिक तरीके से उनको आगाह किया कि आपके अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हम भाजपा हैं, हम ईडी है, हम केंद्र सरकार है। इसीलिए तो ये प्रोटेस्ट था। दादा, ये 2 दिन का समय बचा है, चुनाव आयोग की नोटिस आया, उसका जवाब देना है, और आप क्या विकल्प देखते हैं? सरकार के सामने भी कितने तरह के विकल्प का सवाल कहाँ उठता है? विकल्प तो हम तब देखेंगे ना जब कोई संकट हो, जहां कोई चुनौती ही नहीं है संवैधानिक तौर पर, संसदीय परंपरा के तौर पर, तो आपको कहां से विकल्प नजर आ रहा है? आपने पहले भी कहा कि आपको पता है कि चुनाव आयोग की मंशा क्या है, किस ओर ये सारी चीजें जा रही हैं, किस तरह से इसका पट्टाधार लिखा गया है, तो आपको इस बात का कैसे यकीन है कि जो आप जवाब देंगे उसे वो संतुष्ट हो जाएंगे? भैया, मेरे पास भी उतने आधार जरूर हैं कि हम इस बात को कह सकते हैं कि चुनाव आयोग का जवाब भी संविधान के दायरे में होगा। वो संविधान से ऊपर नहीं है, और संविधान के निर्माताओं ने इतना चेक बैलेंस करके संविधान को बनाया कि दुनिया में ये सर्वोत्तम संविधान है। ये फ्लेक्सिबल भी है और बड़ा कड़ा प्रतिबंध भी लगाती है। और 9A के तहत, रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत, वो जितनी फ्लेक्सिबल है उतनी ही रिजिड है कि 9A में सीधा तौर पर आप जनप्रतिनिधि रहते हुए गवर्नमेंट के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते, गवर्नमेंट के साथ किसी तरह का बिजनेस नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यदि वो आपका पुश्तैनी व्यवसाय पहले से हो और उससे सरकार के साथ सीधा संपर्क ना हो, तो आप उस व्यवसाय को कर सकते हैं। और खासकर माइनिंग लीज के ऊपर में तो बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि माइनिंग लीज सरकारी सेवा के साथ जुड़ा है ही नहीं। इस पे कई फैसले आ चुके। इसलिए मैं समझता हूं कि संविधान के दायरे में रहकर चुनाव आयोग संविधान के विरुद्ध नहीं जा पाएगा। जवाब दे दिया गया है या फिर समय? 2 दिन का वक्त और है, इंतजार कीजिए। दादा, जब आप बोल रहे हैं निधि खरे का रिपोर्ट के बारे में जिक्र किए कि दोषी थी राजबाला, फिर एपी सिंह ने निर्दोष करार दिया, प्रमोशन हो गया, सब कुछ हो गया पूजा जी का, उसके बाद जब आपकी सरकार बनी तो आपने भी तो दूध की रखवाली दिल्ली से ही करवाना सोचा। देखिए, आपका प्रश्न एकदम सही है। दूध की रखवाली हम दिल्ली के हाथों में जरूर दिए हैं,
क्योंकि हम इस बात को बार बार कहें और आप लोग के माध्यम से कहें कि हमारे राज्य का जो ब्यूरोक्रेसी है ये सर्विस नहीं कर रही है, ये हमें ऑबलाइज कर रही है। तो सारा का सारा, मैंने वो एक कहावत है ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को, यहाँ तो हर साख पे बैठे हुए लोग हैं, तो जिसको भी दीजिएगा वही झारखंड की लूटने की सोचता है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in